हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखेंगे क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1। और ये है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखो, आपको पता है कि कोई भी चीज एटम से मिलकर बनी होती है। दुनिया का कोई भी सब्सटेंस है वो एटम से मिलकर बना हुआ होता है। जब बहुत सारे एटम्स इकट्ठे होते हैं तो अलग अलग टाइप के मेटल्स या सब्सटेंसेस बनते हैं, है ना। तो देखो, अब बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो देखो, द कंपोनेंट्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, यानी एटम्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हीं को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। यानी कोई भी एटम जिन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है उन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो एटम्स किन चीजों से बनता है। एटम में क्या क्या होता है। एटम में होते हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो इसलिए ये तीनों क्या हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। इन्हें कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब आपको पता है प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स में कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है। यानी ये न्यूट्रल होते हैं, इनमें कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन्स में। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। तो क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन। तो देखो, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। चार्ज क्या है, ये प्रॉपर्टी है किसकी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स का एक गुण है। ठीक है, ड्यू टू विच दे प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। जिसके कारण जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। अब आगे बात करते हैं। तो देखो, देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज अ पॉजिटिव चार्ज इट मीन्स दैट इट हैज मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर किसी भी चीज में पॉजिटिव चार्ज है, कोई कहता है कि इस ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं, है ना, और प्रोटॉन्स उतने ही है। तो देखो क्या होता है कि मैंने आपको पहले बताया कि हर चीज एटम से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है ना, हर चीज किससे बनी होती है, एटम से, है ना। अब नॉर्मल कंडीशन में तो क्या होता है कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट में भी जो एटम से मिलकर बनी हुई है उसमें भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितने प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कम या ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से कम हो जाते हैं, है ना, प्रोटॉन्स उसमें तब ज़्यादा रह जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। तो क्या होगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि प्रोटॉन्स में क्या है, प्रोटॉन्स में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसी तरह से नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज में क्या होता है कि उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं और प्रोटॉन्स उतने ही रह जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट में नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसमें प्रोटॉन्स तो उतने ही हैं लेकिन उसके पास बाहर से कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, है ना। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इसलिए उस ऑब्जेक्ट पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में तो आपको पता ही है क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और जब अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है
और इलेक्ट्रॉन जब कम हो जाते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब आगे देखो, नोट व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इट मीन्स इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। तो ऐसी स्टेट में क्या होगा, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस वुड कैंसल आउट ईच अदर एंड द ऑब्जेक्ट वुड बिकम न्यूट्रल। तो ऐसी कंडीशन में जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और उस ऑब्जेक्ट पे कोई भी चार्ज नहीं बचेगा, वो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल हो जाएगा। अब आगे है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? तो कंडक्टर्स वो होते हैं जो अलाउ करते हैं पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, करंट पास हो सकता है, उन्हें कहते हैं कंडक्टर्स। अब वो जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें ऐसा क्यों होता है? उनमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मेटल्स। ठीक है, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी आप इतना याद रखिए कि जो कंडक्टर्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आगे देखते हैं, इम्पोज वेरी लो रेजिस्टेंस इन द वे ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो कंडक्टर्स होते हैं ये बहुत कम रेजिस्टेंस लगाते हैं इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में, यानी बहुत कम रुकावट डालते हैं इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट आसानी से बह सकता है। अब आगे देखो, चार्ज गेट्स distributed over the whole surface because a charged object will always distribute its charge until the overall repulsive forces would become excess charges is minimized। यानी अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई चार्ज देते हैं, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट में आप चार्ज देते हैं, उसको उसमें कोई चार्ज आ जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो क्या होगा, अगर वो कंडक्टर है तो उसमें आपने जो भी चार्ज दिया उसके अंदर जो भी चार्ज है वो उसकी पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और इसको आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसकी पूरी सरफेस पे फैल जाएगा, इसके अंदर नहीं रहेगा बल्कि इसकी सरफेस पे फैल जाएगा सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, अगर ये कंडक्टर है तो। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कंडक्टर होता है उसमें चार्ज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है, और क्योंकि आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक दूसरे से दूर दूर भागेगा, ये एक दूसरे से दूर दूर भागेगा। तो दूर से दूर कितना भाग सकता है? जितना इस ऑब्जेक्ट की बाउंड्री होगी वहीं तक तो भाग सकता है। तो इसलिए ये जो चार्ज आपने इसको दिया ये दूर दूर होने की कोशिश करता है जितना ज़्यादा हो सके, है ना, क्योंकि सेम चार्ज में रिपल्सन होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो इसलिए ये जो चार्ज है ये पूरी सरफेस पे उसके फैल जाएगा। तो इस तरह से इनके बीच का जो रिपल्सन है वो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए तो ये चार्ज तब तक डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा जब तक कि ये जो चार्ज आपने इसको दिया, इन चार्जेस के बीच का जो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं वो मिनिमाइज हो जाएं। इसके बाद है इंसुलेटर्स। फिर उसके बाद बात करते हैं इंसुलेटर्स की कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो देखो, डू नॉट अलो द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स बिकॉज दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो, इंसुलेटर्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास नहीं होने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को
अपने में से पास नहीं होने देते हैं, उन्हें कहते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है। और ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास क्यों नहीं होने देते हैं? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है। अभी ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, तो इसमें इतना ही काफ़ी है। तो अभी के लिए आप केवल इतना याद रखिए कि जो जो कंडक्टर होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाती है। और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसीलिए उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है। तो इसका एग्जाम्पल है इंसुलेटर का प्लास्टिक रॉड। आगे देखो, impose high resistance in the way of electric current, कि जो इंसुलेटर्स होते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में हाई रेजिस्टेंस इम्पोज करते हैं। ठीक है। क्या इम्पोज करते हैं? वेरी हाई रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा रुकावट डालते हैं इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में, तभी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास नहीं हो पाता है। आगे है चार्ज स्टेज एट इट्स प्लेस, यानी आप इंसुलेटर को, किसी भी इंसुलेटर को, मान लीजिए ये कोई इंसुलेटर है और इसको यहाँ पे आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, तो तो क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज यहीं पे रहेगा, पूरे उसके सरफेस पे, या इसके अंदर कहीं दूसरी जगह पर नहीं फैलेगा। ठीक है। तो अगर कोई इंसुलेटर है और उस पे कहीं पे आपने पॉजिटिव चार्ज उसको दिया, तो उसका जो चार्ज है, उस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो वहीं पे रह जाएगा। ठीक है। वो फैलेगा नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आपने उसको जो पॉजिटिव चार्ज दिया ना, वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा इंसुलेटर के अंदर। ठीक है। मैंने आपको बताया कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी उसमें एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा। तो जहाँ पे वो रहेगा, जहाँ पे आपने उसको इलेक्ट्रिक चार्ज दिया, वो वहीं पे रह जाएगा। रिपल्सन होगा उस चार्ज में, है ना। उसके, वो जो चार्ज आपने उसको दिया, उसके उसमें रिपल्सन तो होगा। ठीक है। लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो केवल वहीं पे रह सकता है। ठीक है। तो ये हो गया। तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें अगर आपने उनको उनको कोई चार्ज दिया, तो उनकी पूरी सरफेस पे फैल जाएगा, जबकि इंसुलेटर्स में नहीं फैलेगा, बल्कि जहाँ पे वो चार्ज है वो वहीं पे रह जाएगा। आगे बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? देयर रेजिस्टेंस इज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है। तो यानी इनमें जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर्स के रेजिस्टेंस और इंसुलेटर्स के रेजिस्टेंस के बीच का होता है। यानी ये इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में इतनी रुकावट नहीं डालते हैं जितना कि इंसुलेटर्स डालते हैं, और इतनी आसानी से इलेक्ट्रिक करंट को बहने भी नहीं देते हैं खुद में से, जितना कि कंडक्टर्स बहने देते हैं। ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर्स इन दोनों के बीच की चीज है। तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में अभी हम बहुत कुछ हमने पढ़ना है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी। तो अभी फिलहाल ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसमें इतना ही, है ना। तो सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। फिर है इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम्स। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के क्या क्या गुण होते हैं? अब देखो, सबसे पहला है कि एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। इसका मतलब ये है कि फॉर अ सिस्टम containing n particles, the total charge of the system can be written as, यहाँ पे है, यहाँ पे सही से लिखा हुआ है, ये देखो, if a system contains n charges q1 q2 q3 dash 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 qn, then the total charge of the system is q1 plus q2 plus q3 plus dash 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 plus qn। यानी कुल मिला के बात इतनी है कि अगर कोई भी सिस्टम है और उसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, अलग अलग चार्जेस हैं, तो और आपसे कहा जाए कि उस पर टोटल चार्ज कितना होगा,
तो आप क्या करेंगे, आप उन सारे चार्जेस को ऐड कर देंगे। ठीक है, उन सारे चार्जेस को आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। मान लो कि कोई सिस्टम है और उस पे 4 चार्जेस हैं, -1 कूलम, -4 कूलम, -3 कूलम और 2 कूलम्स, और आपसे कहा जाए कि टोटल चार्ज बताओ, तो आप क्या करेंगे, आप इन सारे चार्जेस को जोड़ देंगे। तो -1 कूलम, 4 कूलम, -3 कूलम्स, 2 कूलम्स, इनको आपने जोड़ा तो क्या हो जाएगा, -1 कूलम +4 कूलम -3 कूलम +2 कूलम, और ये हो जाएगा यहाँ पे 3 कूलम -1 कूलम, और हमारा आंसर आएगा 2 कूलम्स। तो उस सिस्टम पे टोटल चार्ज आ जाएगा 2 कूलम्स। तो सेम टू सेम, जैसे कि हम है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसमें है according to the principle of conservation of charges, the charges are neither created nor destroyed, they are only transferred from one body to the other. उसके बाद है, तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसमें क्या होगा देखो, तो ये इसके अनुसार क्या होगा कि कोई भी चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है चार्ज। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसको इस तरह से भी कहते हैं कि चार्ज जो है, किसी भी सिस्टम का जो चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, तो इस तरह से भी इसे कहते हैं, और इस तरह से भी इसको कहते हैं कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो मान लो कोई बॉडी है, इस पर 5 कूलम का चार्ज है। थोड़ी देर बाद आपने दोबारा चेक किया और उस पर 2 कूलम का ही चार्ज रह गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो 3 कूलम का जो चार्ज था वो डिस्ट्रॉय हो गया। इसका मतलब ये है कि जरूर इस बॉडी में से 3 कूलम किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गया होगा। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है इससे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स, वन हैज चार्ज एंड द अदर हैविंग नो चार्ज, आर मेड टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, द चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट possessing charge to the object possessing no charge until the charge is equally distributed over the whole system। तो देखो क्या है ये, इसमें ये है कि मान लो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एक में चार्ज है और दूसरे में कोई भी चार्ज नहीं है, और इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाया गया। तो जिस बॉडी में चार्ज है, जिस ऑब्जेक्ट में चार्ज है, उससे चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा उस बॉडी में जिसमें कि चार्ज नहीं है। और कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, चार्ज तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों ऑब्जेक्ट्स में बराबर चार्ज नहीं रह जाता। ठीक है, जब तक चार्ज दोनों बॉडीज में, दोनों ऑब्जेक्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये है। अब है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम देखते हैं। तो ये है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एवरी इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक प्रीडिफाइंड यूनिट विच वी डेनोट बाय ई। यानी कोई भी चार्ज है, ठीक है, कोई भी चार्ज है, वो हमेशा क्या होगा, वो वो क्या होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इसके। क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये जो ई है ये और कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो है ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है ना, वो वो नंबर है ये। ठीक है,
तो वो है ये। अब तो देखो, कुल मिला के बात ये है कि कोई भी चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ये है देखो, चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट Q इक्वल टू एन ई। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज नहीं होता है ना। इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पे आप जब ई की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आपको इसमें माइनस नहीं लिखना है। ठीक है, माइनस नहीं लिखना है। साइन उसका आएगा जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव। खाली आपको ई का नंबर रखना है ना। तो वेयर वेयर एन इज एन इंटीजर एंड ई इज एलिमेंट्री चार्ज, यानी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे अगर हम नंबर्स की बात करें, इसमें इसमें माइनस का साइन नहीं लगाया है क्योंकि हम केवल नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे इतना इतना चार्ज होता है 1.60217662 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये नहीं लिखना है, ये 0217662 ये नहीं लिखना है। आप केवल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स लिखिए, इतना ही काफ़ी है। इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि कोई भी चार्ज इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है ना, उसका इंटीग्रल मल्टीपल है। ध्यान टू Q इक्वल टू एन ई। तो ये है। उसके बाद आगे देखिए, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे से दूर भागते हैं, नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे से दूर भागते हैं। जबकि अगर चार्जेस अपोजिट हैं तो वो एक दूसरे के पास पास आने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखो, फिर है चार्जिंग। अब चार्जिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग द इलेक्ट्रिक चार्ज टू एन ऑब्जेक्ट और लूजिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज देना या उससे चार्ज ले लेना, इसे कहते हैं हम चार्जिंग। ठीक है, तो आगे है, an uncharged object can be charged in three different ways as follows। तो बेसिकली हमारे पास तीन तरीके हैं किसी भी चीज को चार्ज करने के या डिस्चार्ज करने के। तो सबसे पहला तरीका है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं, है ना। तो कैसे करेंगे, इसको क्या कहते हैं, ट्राइबो इलेक्ट्रिक चार्जिंग भी इसको कहते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को। तो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, चार्ज ट्रांसफर्स ट्रांसफर टेक्स प्लेस, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट loses electrons while the other objects gain electrons। तो देखो क्या होता है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो चार्ज का ट्रांसफर होता है ना। एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन खोता है और दूसरा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन पाता है, यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है ना। आगे देखो, द ऑब्जेक्ट दैट लूजेज इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो वो ऑब्जेक्ट जिसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं यानी दूसरे में चले जाते हैं, वो तो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में तो क्या रहा होगा, नॉर्मल कंडीशन में तो जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन रहे होंगे उतने ही प्रोटॉन रहे होंगे। लेकिन जब आपने उसको रब किया तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिए, तो अब उसमें प्रोटॉन ज़्यादा रह गए और इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और जो द ऑब्जेक्ट दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, और वो ऑब्जेक्ट
जिसने अपने इलेक्ट्रॉन जिसने दूसरे से इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, जिसने दूसरे से इलेक्ट्रॉन पाए हैं, है ना, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी आपने दो ऑब्जेक्ट को लेना है, उनको आपस में रगड़ना है, एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन गए हैं, है ना, वो तो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और जिसको इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं उस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब अगला है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इसमें क्या होता है देखो, तो हमने क्या करना है, ये एक एक कंडक्टर है और ये भी एक कंडक्टर है। ठीक है। अब ये वाला जो कंडक्टर है इसमें नेगेटिव चार्ज है और इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, और इसी को हमें चार्ज करना है। तो कैसे करेंगे देखो, हमने क्या किया, हमने इस हमने ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लाएंगे इसके पास और इस पे टच करेंगे। जब टच करेंगे तो क्या होगा, इसमें से चार्ज जाएगा इसमें। मैंने आपको ये बताया था कि जिसमें चार्ज नहीं होता है उसमें चार्ज आ जाता है उसमें से जिसमें चार्ज है। तो इसमें चार्ज है तो इसमें से चार्ज आ जाएगा इसमें। ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया कि ये वाले जो जो कंडक्टर है जिसमें चार्ज था, इस कंडक्टर को हमने इस वाले कंडक्टर पे टच किया और इसमें से चार्ज आ गया इसमें। ठीक है। फिर हमने इस कंडक्टर को अलग कर दिया, हटा दिया, तो इसमें जितना चार्ज गया था वो इसी में रह जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे चार्ज हो चुका है। तो इसे कहते हैं चार्ज बाय कंडक्शन। ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया, हमने अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट पे एक चार्ज्ड कंडक्टर टच किया और चार्ज्ड कंडक्टर में से अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट में जो है चार्ज गया, और इस तरह से जो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट था वो चार्ज हो गया, उसमें चार्ज आ गया। समझ गए आप। तो ये है। उसके बाद ये है चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए ये दो कंडक्टर्स हैं। ठीक है। और एक कंडक्टर ये है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के पास हम एक इस तरह का कंडक्टर ले जाएंगे जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो पहले तो क्या था कि ये जो जो कंडक्टर थे इनमें कोई चार्ज नहीं था। फिर हमने एक ये वाला कंडक्टर लिया जिसमें पॉजिटिव चार्ज है ना, और इस ऑब्जेक्ट को हम ले गए इनके पास। ठीक है। टच नहीं करना है हमने इसे, इसको हम इनसे टच नहीं करेंगे, केवल इनके पास ले जाएंगे। ठीक है। तो अब देखो क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज था तो ये क्या करेगा, इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी ओर खींचेगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स इस वाली साइड आ जाएंगे और प्रोटॉन्स इस वाली साइड आ जाएंगे, है ना, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट भी तो आपस में टच हो रखे हैं। ठीक है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड इस पॉजिटिव चार्ज के पास, और पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से दूर भागेंगे तो वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम ये दोनों जो ऑब्जेक्ट थे ये आपस में पहले टच थे। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम थोड़ा सा साइड में कर देंगे। ठीक है ना, इनके बीच में ये गैप आ जाएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या किया, फिर हम इसको हटा देंगे, इस रॉड को हम हटा देंगे। ठीक है। तो इसका चार्ज इसी में रह गया और इसका चार्ज इसी में रह गया। तो इस तरह से ये दोनों चार्ज हो गए। समझ गए आप। तो ये है चार्जिंग बाय इंडक्शन। आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, तो देखो जब आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से अलग करेंगे, इनके बीच में गैप लाएंगे ना, तो गैप लाने से पहले इस ऑब्जेक्ट को, इस चार्ज रॉड को हटाना नहीं है, क्योंकि अगर आपने इन दोनों के बीच में गैप आने से पहले ही अगर इसे हटा दिया ना, तो ये जो इन दोनों के अंदर जो पूरा चार्ज है ना वो
वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा और ये फिर से न्यूट्रल हो जाएंगे दोनों ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, इस रॉड को हटाने से पहले इन दोनों के बीच में एक गैप ले आना है। तो इससे क्या होगा, इसका नेगेटिव इसी के पास रह जाएगा, इसका पॉजिटिव इसी के पास रह जाएगा। ठीक है, और इस तरह से जब आपने इन दोनों के बीच में गैप ले आए आप, उसके बाद आप इस रॉड को हटाएंगे, तो तब क्या होगा, इनमें नेगेटिव चार्ज और इसमें पॉजिटिव चार्ज यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, तो ये है।